हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री की हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर 3 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों ने कौन कौन से क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली और आगरा। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुगलों ने 16वीं सदी में आगरा और दिल्ली से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगलों के निवास स्थान दिल्ली के इंडिया गेट से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए गए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीपों ने उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। दूसरा है, मुगल माता की ओर से वे चीन के तंग राजवंश से संबंधित थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व का अनुभव करते हैं, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद करते थे। दूसरा है, मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। तीसरा है, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला असत्य है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। अगला प्रश्न है, निम्न में से तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1398 में। चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1504 में। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी छोड़ दी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुगल शासक बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। दूसरा है, उस समय बाबर की उम्र 15 वर्ष थी। तीसरा है, उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया। चौथा है, 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और पंजाब और काबुल को अपने कब्जे में कर लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सत्य है। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था।
दूसरा है उत्तराधिकारी में सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से काफी समय तक इनकार करते रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। दूसरा है, मनसबदार इक्तादारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न कथन और कारणों पर विचार करें। कथन है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया। कारण है, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन के बराबर रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों। किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व को इकट्ठा करता था। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित किया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा की रचना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। अकबरनामा और आईने अकबरी अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास
3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आईने अकबरी की विषय वस्तु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर के प्रशासन का विवरण। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।